हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक फैसला सुनाया है जिसमें बोला गया है कि आदिवासी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। 150 साल पुराना नियम कानून। हमें पता है कि आदिवासी अलग प्रकार के नियमों कानूनों को मानते हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं। जो हमारे यहाँ पर पैतृक संपत्ति संबंधित हिंदू धर्म के नियम कानून हैं, वो सारे वहां पर लागू नहीं होते हैं जब तक कि वो उनको बोले ना कि हमारे यहाँ पर लागू कर दो, और यहाँ पर लागू भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं गॉड जो है समुदाय के बारे में कि क्या है और कैसे। ठीक है, तो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को दिया संपत्ति में समान अधिकार। तो आदिवासी महिलाओं को दिया गया है। फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, जब तक कोई नियम कानून ठीक से नहीं लागू है तब तक इस आधार पर महिलाओं को हम जो है पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाएंगे। बाकी कल को नियम कानून लागू हो जाता है तो फिर तो सिमिलर हो जाएगा जैसे सबको मिलता है। मुस्लिम और ईसाई धर्म को छोड़ करके जितने भी बाकी धर्म हैं, वहां पर जो है महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा दिया जाता है। ये हम सबको पता है। देखो क्या लिखा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि आदिवासी महिलाएं और उनके उत्तराधिकार भी पैतृक संपत्ति में बराबर हकदार है। 150 साल पुरानी प्रथा को एक तरीके से खंडित किया गया है यहाँ पर। जब तक, अब कब तक लागू रहेगा, जब तक वैध कानून या परंपरा इसके विपरीत कुछ स्पष्ट नहीं कहती। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्देश दिया है तब तक बिल्कुल लागू रहेगा जब तक इस प्रकार की चीजें नहीं हो जाती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कैसा, अगर रीति रिवाज उनके यहाँ पर कुछ अलग कहते हैं, अगर वहां पर कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ पर लैंगिक समानता, न्यायिक सक्रियता और अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संबंध में बहुत सारे अधिकार हैं, उनका हवाला देते हुए यहाँ पर ये डिसीजन सुनाया गया है। अब बात करते हैं मामला क्या था। तो मामला यह है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी है, गोंड समुदाय के आदिवासी, जिस महिला का नाम है ढया। तो इनको अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा चाहिए था, लेकिन परिवारजनों ने मना कर दिया कि भाई पैतृक संपत्ति में हमारे यहाँ पर या हमारे समुदाय में महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलती है, और तुम्हारी माता को नहीं मिली थी तो तुम्हें भी नहीं दी जाएगी। इसी आधार पर यहाँ पर मना कर दिया गया था। निचली अदालत पर जब याचिका दायर की गई तो उन्होंने भी मना कर दिया या खारिज कर दिया कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं। देखो लिखा, गोंड आदिवासी प्रथा में महिलाओं को संपत्ति अर्जित संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। इस आधार पर पहले तो निचली अदालत ने मना किया, उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। इसके बाद ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट बेहतर हमेशा जो है डिसीजन देता है। क्या लिखा है यहाँ पर, जो है न्याय, समानता और सद्भावना के सिद्धांत को अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है वहां पर जो है अदालत को न्याय और विवेक के आधार पर निर्णय लेने की आजादी है। अदालत डिसाइड कर सकती है कि जो मामला है ये अगर हम अपने हिसाब से देखें तो क्या निर्णय दे सकते हैं, और इसी आधार पर जो है यहाँ पर निर्णय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1875 के सेंट्रल प्रोविंस लॉज एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाया है। हालांकि आप अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कि इसको 2018 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे नियम कानून ऐसे थे जो अभी भी एक्टिव हैं और उन्हीं के आधार पर इसको यहाँ पर जो है बनाया गया है। अब कोर्ट ने यह भी माना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है जब तक कि वो बोले ना कि लागू कर दिया जाए। लेकिन फिर भी जब कोई है ही नहीं कोई नियम कानून तो हम अपने आधार पर निर्णय देंगे, यही यहाँ पर बोला गया है। बोला गया कि यदि किसी प्रथा के माध्यम से ऐसा लगता है कि महिलाओं को या अधिकारों को यहाँ पर जो है सीमित किया जा रहा है, अधिकारों को कम किया जा रहा है, उसको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आधार पर निर्णय दे सकता है। आर्टिकल 14 हमारा जो है समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 जो है लैंगिक भेदभाव का निषेध करता है, और पैतृक संपत्ति में पुत्र को संपत्ति मिलना और पुत्री या पुत्री की बच्चियों को संपत्ति ना दिए जाना एक तरीके से लैंगिक भेदभाव हो गया, और इस आधार पर यह निर्णय सुनाया गया है। तो कल को आपसे प्रश्न पूछे कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए क्या ये जो नियम कानून बनाए गए हैं वही जरूरी है, या कोई जो है साइड वाइज नियम कानून है, तो है आप जो है लिंग के आधार पर भेदभाव वाला मामला दर्ज कर दीजिए कि ये लड़का है इसलिए संपत्ति मिली है, मैं लड़की हूं नहीं दिया जा रहा है। समानता के आधार पर भी आप मांग कर सकते हो। तो ये सारे नियम कानून यहाँ पर बताए गए। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि न्यायिक विवेक और जो है संवैधानिक मूल्यों का समन्वय किया है।
तो जब ये जो भी निर्णय अभी आया है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान की आत्मा और नैतिकता को आधार बनाकर यहाँ पर जो है लैंगिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो आगे आने वाले समय में लोग इसका रेफरेंस लेंगे, अलग उच्च न्यायालय या जो है निचली अदालतें हैं, इनका रेफरेंस लेकर के इस प्रकार के निर्णय जो है कल को फिर से सुनाए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं महिलाओं को पैतृक संपत्ति में मिलने वाले अधिकारों से संबंधित नियम कानून हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं। तो पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यह जो अधिनियम है, आप बस मान लीजिए कि मुस्लिम और जो है ईसाई धर्म को छोड़ करके सभी समुदायों पर लागू होता है। 1956 के मूल अधिनियम, जब ये नियम कानून आए थे तब के देखो अधिनियम में क्या था कि पुत्र को ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता था, महिलाओं को जो है यहाँ पर जो है उत्तराधिकार नहीं था, मतलब सह उत्तराधिकारी महिलाओं को पहले नहीं माना गया था। इसको बाद में संशोधित किया गया है 2005 में। 2005 के बाद जो है यहाँ पर बोला गया कि भाई महिलाओं को भी मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2005 के पहले अगर जो है कोई मतलब पिता की मृत्यु हो गई है, कुछ भी रीजन है, तो उसको भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मामला आया कि जहां पर जो है पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी और उसके बाद सारी संपत्ति लड़के को मिल गई, तो मामला कोर्ट में गया क्योंकि वो संपत्ति देने से मना कर रहा था कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्लियर किया कि महिला की पिता की मृत्यु पहले हो बाद में हो, कोई भी नियम कानून हो, लेकिन ये सब पर लागू होगा आपसे, और पहले से भी सब पर लागू कर दिया गया था। देखो पुत्रियों को भी पुत्रों के समान जो है कारपार्टनर जो है मिलना चाहिए, ये बात की गई थी। वे अपने पिता की जो है पैतृक संपत्ति में जन्म के बराबर मतलब जन्म से ही उत्तराधिकारी हैं, बराबर हैं हर जगह पर जो है, चाहे उनका विवाह हो गया हो चाहे ना हुआ हो, कभी भी आप संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हो। तो कल को कभी भी किसी घर में कलेश होता है, ये बोला जाता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, अब तुम्हें क्या हिस्सा देना है, तो नहीं बोलो, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, हमें अधिकार मिल सकता है। अब संपत्ति का उत्तराधिकार भी मिलता है और सह उत्तराधिकार भी यहाँ पर दिया जाता है। अगर संपत्ति की बिक्री हो रही है तो उपहार उत्तराधिकार सब दिया जाता है। देयता का भी उत्तरदायित्व है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकार दिए जा रहे हैं, कुछ ड्यूटीज भी आपकी बनती है अपने पेरेंट्स के लिए, या जो भी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं कि 2020 का ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर क्या है। जैसे आपको बताया मैंने कि 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे आया था एक मामला, पुत्री का अधिकार उसके जन्म से बनता है। उन्होंने क्लियर किया कि पिता की मृत्यु 2005 में हुई है, लेकिन पुत्री का जन्म तो बहुत पहले हो गया था और ये अधिकार तो जन्म से है, तो जन्म से अधिकार है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया और जो है संपत्ति में आधा अधिकार दिया गया और ये भी क्लियर कर दिया गया है, विवाह वगैरह वाला बता दिया है मैंने आपको। अब प्रश्न आता है मुस्लिम महिलाओं का और ईसाई धर्म से संबंधित महिलाओं का कि इनको संपत्ति में अधिकार कैसे मिलता है। तो उत्तराधिकार कानून यहाँ पर शरिया के तहत लागू होते हैं। पैतृक संपत्ति की वारिस होती तो है, लेकिन यहाँ पर पुरुष को अगर आधा मिल रहा है तो उसके आधे का आधा महिला को दिया जाता है, मतलब बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं को यहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा संपत्ति को लेकर थोड़े कम अधिकार है। अब ये इनके खुद के अधिकार है, इसके तहत ये लोग लागू किया है इन्होंने, ठीक है। ईसाई में सिमिलर जैसा हमारे यहाँ पर है, बाकी धर्मों में तो 1925 का अधिनियम लागू होता है और इनको जो है संपत्ति में समान अधिकार की चीजें दी गई हैं। अब अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में बात करते थे। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 2 सब जो है क्लॉज 2 के तहत बात करते हैं, तो यह अधिनियम उन अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है यदि वे अपने मतलब यदि वो अपनाए ही ना, उन्होंने अपनाया ही नहीं तो उन पर ये लागू नहीं होगा। वो अपने रीति रिवाजों से काम करते हैं। बाकी हाल फिलहाल में हमने देख लिया है, निर्णय में बोला गया है कि कोई बात नहीं, तुम ये नियम कानून मत लागू करो, हम आर्टिकल 14 और 15 का इस्तेमाल करके भी इस प्रकार की चीजें जो है ला सकते हैं। उत्तराधिकार तो दिला दिया ना, भले ही जो है उत्तराधिकार के नियम कानून वहां पर नहीं लागू थे, ये हमने समझ लिया। अब एक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदिवासी महिलाएं पैतृक संपत्ति के हकदार तब मानी जाएंगी जब वे शादीशुदा हों, उनके पास नौकरी हो, कोई वैध कानून या परंपरा इसके विरुद्ध स्पष्ट ना हो, वे हिंदू उत्तराधिकार कानून को अपनाएं।
आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। छोटा सा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने आप में यूनिक था। 150 साल पुरानी परंपरा को साइड रखते हुए फैसला सुनाया गया है। अब बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के ऑफर की। तो हम आपके लिए स्पेशल मेगा ऑफर लेकर के आए हैं जो 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 21 जुलाई तक चलने वाला है। यहाँ पर 50%, 60%, 70%, इवन 75% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, प्री प्लस मेंस का। तो यहाँ पर बैच हमारा है प्री प्लस मीन्स जीएस ओनली 50,000, सी सेट के साथ ही 55,000 का है। सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। जीएस प्री प्लस मीन्स का तो ये आपको 40,000 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स, दोनों को इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है। 40,000 में है, ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर 30,000 में है, ईएमआई की सुविधा आपको मिल जाएगी इसके साथ। अब बात करते हैं यूपीपीएससी का टारगेट बैच 2025 से प्रीलिम्स के लिए। अगर जीएस ओनली चाहिए तो 11,000 है, सी सेट के साथ यह 15,000 है। 9555 124 और 124 ये नंबर है और sanskritIAS.com की वेबसाइट है जहां पर भी आप जाकर जो है कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं पीस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। तो बिहार का भी है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे 75% ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। प्रिंटेड नोट्स के साथ 12,999 का कंप्लीट बैच है। पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 का है। बीपीएससी का मेंस का बैच एक अलग से अवेलेबल है जो है 7,500 रुपए का। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसकी फीस है 4,500 रुपीज और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। लास्ट बात करते हैं ऑप्शनल बैचेस की। ऑप्शनल बैचेस में आपको 50 से 60% डिस्काउंट मिल रहा है। खास बात यह है कि ये ऑनलाइन मोड में है और अभी लेटेस्ट नए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। ज्योग्राफी का 15 जुलाई से सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। फीस कितनी है? मात्र 25,000 रुपए है। हिस्ट्री का बैच जो है 31 जुलाई सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हुआ है। फीस कितनी है? 17,500 रुपए। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।